नमस्कार, स्वागत है आपका कक्षा 10वीं एनसीईआरटी इतिहास की पाठ्य पुस्तक के प्रथम अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद के इस अंतिम वीडियो में। इस वीडियो में हम इस संपूर्ण अध्याय को प्रश्नों के माध्यम से दोहरान करेंगे बहुत तेज गति से। तो आइए शुरू करते हैं। हम इस अध्याय की शुरुआत की थी हमने फ्रेडरिक सॉर्यू द्वारा बनाए गए एक चित्र के साथ में और उस चित्र के वर्णन के साथ में, उसी से हमने अपने प्रश्न को लिया है। फ्रेडरिक सॉर्यू का कल्पना आदर्श क्या था और अपने पहले चित्र में उन्होंने किन विचारों को अभिव्यक्त किया था। तो आप सब लोगों ने अपनी पुस्तक में जब यह अध्याय हम प्रारंभ करते हैं तो इसके स्टार्टिंग के साथ ही एक पिक्चर हमको दिखाई देती है। फ्रेडरिक सॉर्यू ने 4 चित्रों की अपनी एक श्रृंखला बनाई थी जिसमें उसने अपनी कल्पनाओं को मूर्त रूप दिया था उन चित्रों के माध्यम से। ये जो चित्र अध्याय के शुरुआत में आया वो फ्रेडरिक सॉर्यू का कल्पना आदर्श जिसको कहा गया है। कल्पना आदर्श क्या होता है उसको एक प्रश्न के रूप में हमने आगे तैयार किया है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं यूटोपिया। ये जो यूरोपिया लिख दिया यहां पर, ये यूटोपिया है ना। अंग्रेजी में इसको यूटोपिया कहते हैं। यूटोपिया का अर्थ क्या है वो पहले जान लेते हैं। यूटोपिया मतलब एक ऐसे राज्य की कल्पना, इमेजिनेशन करना एक ऐसे स्टेट के बारे में जो इतना अधिक आदर्श हो, इतना अधिक आइडियल हो कि वास्तव में, रियलिटी में, यथार्थ में इस प्रकार के राज्य का बनना ही असंभव हो। इतना अधिक इमेजिनरी, इतना अधिक काल्पनिक राज्य की कोई कल्पना करना जिसका वास्तव में बनना नामुमकिन हो, उस विचार को, उस कल्पना को कल्पना आदर्श या अंग्रेजी में यूटोपिया कहते हैं। तो फ्रेडरिक सॉर्यू का वो कल्पना आदर्श क्या था? फ्रेडरिक सॉर्यू ने उस समय जब अपना चित्र बनाया तो उसने एक ऐसे यूरोप की कल्पना की उस चित्र में जहां एक के बाद एक जो निरंकुश राजतंत्र है वो समाप्त होते जा रहे हैं, उसके टूटे हुए अवशेष नीचे जमीन पर बिखरे हुए पड़े हैं और एक के बाद एक यूरोप में स्वतंत्र राष्ट्र निर्मित होकर स्वतंत्रता की मूर्ति की और स्वतंत्रता की देवी, जिसको उन्होंने महिला के रूप में एक स्टैच्यू के रूप में अपने चित्र में दिखाया, उसकी तरफ एक के बाद एक यूरोप के देश आगे बढ़ रहे हैं। और इन सब चीजों को देखकर ऊपर आसमान से जो फरिश्ते हैं, ईसा मसीह हैं, वो नीचे जमीन पर जब देखते हैं इन सब राष्ट्रों को एक के बाद एक स्वतंत्रता प्राप्ति की और बढ़ते हुए, निरंकुश राज सत्ताओं को समाप्त होते हुए, तो वो बहुत प्रसन्न है। एक भाईचारे का दृश्य भी फ्रेडरिक सॉर्यू ने अपने इस कल्पना आदर्श के इस चित्र में अभिव्यक्त किया। दूसरा प्रश्न हम लेते हैं यूटोपिया के बारे में। हम इस पहले प्रश्न के साथ चर्चा कर चुके हैं। निरंकुशवाद क्या होता है? तो जब कोई शासन ऐसी स्थिति में हो कि उसके ऊपर किसी का भी कोई अंकुश ना रहे, वो किसी भी प्रकार के नियंत्रण में कार्य करने की स्थिति में ना हो, लोगों का शोषण करने लगे, तो ऐसी राज व्यवस्था को निरंकुशवाद कहा गया है। जनमत संग्रह, जन अर्थात लोग, मत अर्थात वोट, उनका मत। तो जनमत संग्रह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी विषय या किसी निर्णय के संदर्भ में जनता की इच्छा को जाना जाता है कि जनता उसके पक्ष में है या विपक्ष में है। इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को जनमत संग्रह कहा गया है। ठीक है। तीसरा एक हमने प्रश्न लिया है, अर्न्स्ट रेनन कौन था और उसके अनुसार राष्ट्र क्या है और इस राष्ट्र का क्या महत्व है? तो हम सब जानते हैं अर्न्स्ट रेनन जो है वो एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे और उन्होंने अपना एक भाषण, एक बड़े विश्वविद्यालय सोबोर्न यूनिवर्सिटी में उनका एक भाषण हुआ। इस विषय पर उन्होंने राष्ट्र के विषय पर अपने विचार रखे और बाद में उनका वो भाषण जो है एक निबंध के रूप में, एक ऐसे के रूप में छपा जो बहुत प्रसिद्ध हुआ, बहुत पॉपुलर हुआ। और उस निबंध का जो शीर्षक था, जो टॉपिक था, वो था राष्ट्र क्या है। इस निबंध के अंदर, इस भाषण के अंदर अर्न्स्ट रेनन ने राष्ट्र के बारे में अपने विचारों को अभिव्यक्त किया। मूल रूप से उनके अनुसार राष्ट्र क्या है, इस बारे में अर्न्स्ट रेनन ने अपने विचार कहे कि राष्ट्र जो है, उस राष्ट्र के लिए एक ही भाषा, एक पर्टिकुलर टेरिटरी, इसकी आवश्यकता नहीं है। राष्ट्र का प्राण संस्कृति है। संस्कृति अर्थात क्या? तो उन्होंने कहा कोई भी राष्ट्र के निर्माण के लिए 3 आवश्यक शर्तें अर्न्स्ट रेनन ने बताई। पहला, अतीत में एक समान गौरवशाली अतीत का होना। दूसरा, वर्तमान में एक सामूहिक संकल्प का होना किसी महान कार्य को करने के लिए। और तीसरा उन्होंने कहा भविष्य में, फ्यूचर में एक के बाद एक ऐसे बड़े कार्य करते रहने की इच्छा
ये जब किसी समाज में होती है तो वह राष्ट्र के रूप में निर्मित होता है। दूसरी एक बात राष्ट्र के बारे में बहुत महत्वपूर्ण अंश रेनन ने कही कि राष्ट्र के विचार में दूसरे देशों की सीमाओं का अतिक्रमण कभी सम्मिलित नहीं होता। अर्थात अगर कोई राष्ट्र के नाम पर दूसरे देशों का अतिक्रमण करता है तो यह राष्ट्रवाद का विचार नहीं हो सकता। ऐसा अंश रेनन ने स्पष्ट रूप से कहा है। और राष्ट्र का क्या महत्व है, तो अंश रेनन स्वयं कहते हैं कि इस प्रकार के राष्ट्रों का अस्तित्व में रहना, अपनी संस्कृति के आधार पर राष्ट्र का अस्तित्व में रहना, यह स्वतंत्रता की गारंटी है। यह अंश रेनन ने राष्ट्र का महत्व बताया। इसके बाद ये बिल्कुल प्रस्तावना था इस अध्याय का। प्रस्तावना के बाद हम इस अध्याय के फर्स्ट पार्ट में आए, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। इसी में से हमने पहला प्रश्न लिया है, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। फ्रांस में एक राष्ट्र के रूप में लोग अपनी पहचान के साथ जुड़े, अपने राष्ट्र के साथ जुड़े, राष्ट्र की पहचान बन सके, तो इसके लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने उस क्रांति के पूरे दौर में बहुत सारे प्रयास किए। जैसे उन्होंने ला पैट्रायन और ला सिटोयन नाम के जो शब्द हैं उनको प्रचारित किया। ला पैट्रायन अर्थात अपनी धरती को उन्होंने पितृभूमि, जैसे हम अपनी धरती को मातृभूमि बोलते हैं, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांस की धरती को के लिए शब्द इस्तेमाल किया, ला पैट्रायन या पितृभूमि, धरती के साथ लोगों का संबंध पितृभूमि के रूप में स्थापित किया। और ला सिटोयन अर्थात नागरिक, इस पितृभूमि के हम नागरिक हैं, इस प्रकार का भाव क्रांतिकारियों ने फ्रांस के लोगों में जगाया। इसी के साथ उन्होंने उनकी जो प्राचीन राजतंत्र से चली आ रही जो व्यवस्था थी स्टेट जनरल की, जो नए करों को बनाने की व्यवस्था निर्धारित करती थी, उस स्टेट जनरल की जो मीटिंग थी, उस स्टेट जनरल का जो वो ढांचा था, उसको परिवर्तित करके उन्होंने नेशनल असेंबली का रूप उसको दे दिया। ऐसे ही फ्रांस के अंदर जो बहुत सारी छोटी छोटी भाषाएं चलती थी, उन भाषाओं को दरकिनार करके फ्रेंच भाषा को अधिक पॉपुलर किया गया, लोगों के बीच में प्रचारित किया गया। फ्रांस के अंदर अपने राष्ट्रगान लिखे गए, नए देशभक्ति गीत लिखे गए, जिनसे लोग अपने फ्रांसीसी संस्कृति, फ्रांस के राष्ट्र के विचार से और ज्यादा कनेक्टेड हो सके। इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांतिकारी ने ये सारे काम किए ताकि फ्रांस के लोगों के बीच में एक सामूहिक पहचान की भावना विकसित हो सके। नेपोलियन संहिता या नेपोलियन के द्वारा किए गए प्रशासनिक बदलाव कौन कौन से थे। हम सब जानते हैं 1804 में नेपोलियन तो फ्रांस की सत्ता में पहले आ गया था, 1797 से भी पूर्व में, और नेपोलियन की फ्रांस में और विजय हो गई। जैसे ही फ्रांस की सत्ता नेपोलियन के हाथ में आई, वहां उसने बहुत सारे प्रशासनिक बदलाव किए, और उन्हीं बदलावों को जब फ्रांस की सेना यूरोप के अन्य क्षेत्रों में नेपोलियन के नेतृत्व में उन क्षेत्रों को जीतने के लिए निकली, तो वहां पर जो जो क्षेत्र भी नेपोलियन के अंडर कंट्रोल आता गया, वहां पर उन्होंने 1804 में एक प्रशासनिक सुधारों की एक श्रृंखला को इंप्लीमेंट किया, जो वो फ्रांस में पहले ही कर चुका था। और इन नेपोलियन द्वारा किए गए प्रशासनिक बदलावों में क्या क्या बातें थी, तो बहुत सारे बात थी, जिसमें सामंती व्यवस्था का अंत करना, संपत्ति का सबको अधिकार देना, ये जो सीमा शुल्क थे विभिन्न उनके द्वारा जीते हुए प्रदेशों के बीच में, ये चुंगी कर जो टैक्स के रूप में लिया जाता था, उस चुंगी कर को समाप्त कर दिया। व्यापारी एक राज्य से दूसरे राज्य में आसानी से व्यापार कर सकता था। उसने अपने द्वारा विजित सभी राज्यों की जो मुद्रा थी, वह मुद्रा भी एक कर दी थी। इस प्रकार के बहुत सारे प्रशासनिक बदलाव नेपोलियन द्वारा किए गए, जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से जाना गया। फ्रांस द्वारा विजित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति क्या प्रतिक्रियाएं थी। तो जिस समय नेपोलियन के नेतृत्व में फ्रांस की सेनाएं निकली यूरोप के अन्य अन्य क्षेत्रों को विजित करने के लिए, तो शुरुआत में तो नेपोलियन के प्रति बहुत अच्छा एक स्वागत का भाव उन सारे यूरोपियन प्रदेशों के प्रति था जहां नेपोलियन अपनी सेना को लेकर जीतने के लिए जा रहा था। क्यों? क्योंकि वहां के लोगों को लगता था कि नेपोलियन हमको निरंकुश राजतंत्र से स्वतंत्रता दिलाएगा, और अपनी स्वतंत्रता की उम्मीद में उन्होंने नेपोलियन की सेनाओं का स्वागत किया। लेकिन शीघ्र ही नेपोलियन ने का जो तानाशाही स्वरूप था वह लोगों की आंखों के सामने आने लगा, जब उन्हें अन्य यूरोप के क्षेत्रों को जीतने के लिए जबरन उन क्षेत्रों के लोगों को नेपोलियन की सेना में भर्ती करवाया जाने लगा। उनकी संस्कृति, उनके कल्चर को समाप्त करके फ्रेंच भाषा उन पर थोपी जाने लगी। इन सब कामों से शीघ्र ही वो सब लोग नेपोलियन और फ्रांसीसी सेनाओं के खिलाफ हो गए। तो कुल मिलाकर फ्रांस द्वारा विजित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति जो प्रतिक्रियाएं थी वो मिली जुली थी। शुरुआत में नेपोलियन के
बहुत पक्ष में, नेपोलियन के लिए एक अच्छा स्वागत जैसा वातावरण था। लेकिन बाद में जब उन्होंने जोर जबरदस्ती करना, संस्कृति को समाप्त करना, फ्रेंच को लादना, जबरन भर्ती करना, इस प्रकार के काम जब नेपोलियन ने किए तो उन क्षेत्रों के अंदर उसके खिलाफ एक भावना भड़कने लगी। एक प्रश्न है, हमने लिया है, राइनलैंड का डाकिया लाइप्जिग से आते हुए सब कुछ गवा देता है, इस बात को समझाना है। तो ये आपकी इस किताब में, इस अध्याय के ये जो पार्ट है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, इसमें एक फोटो है जिसमें नेपोलियन को डाकिये के रूप में दिखाया गया है वापस फ्रांस की ओर भागते हुए, और उसके झोले से एक एक करके चिट्ठियां गिर रही है। उसके नीचे शीर्षक के रूप में ये वाक्य लिखा है, राइनलैंड का डाकिया लाइप्जिग से आते हुए सब कुछ गवा देता है। इसका मतलब ये जो लाइप्जिग है वो पहला युद्ध है जो नेपोलियन हारा 1813 में। 1797 से प्रारंभ हुआ नेपोलियन का ये विजय का जो पूरा कारवां था, एक के बाद एक यूरोपियन देशों को जीतने का। 1813 में लाइप्जिग की लड़ाई में पहली बार नेपोलियन हारा, और इसके बाद वापस फ्रांस लौटते हुए लगातार वो युद्ध हारता चला गया। तो इसलिए इसके लिए इस चित्र में ये पंक्ति लिखी गई कि राइनलैंड का डाकिया लाइप्जिग से आते हुए, लाइप्जिग के युद्ध में हारा और उससे वापस फ्रांस की ओर लौटते समय वो उन सब प्रदेशों को खोता चला गया जो उसने कभी जीते थे। और इसके बाद तो 1815 की वियना संधि हुई जिसमें उस फ्रांस द्वारा जीते गए सभी प्रदेशों को वापस उससे छीन लिया गया। इसलिए कहा गया राइनलैंड का डाकिया लाइप्जिग से आते हुए अपना सब कुछ गवा देता है। ठीक है, जैकोबिन क्लब, ये प्रश्न मुझे यहां लेना था नेपोलियन के जस्ट बाद में, लेकिन मैंने यहां लिया हूं इसको। जैकोबिन क्लब क्या थे? तो जैकोबिन क्लब फ्रांस की जो स्वतंत्रता का संपूर्ण संघर्ष चला, फ्रांसीसी क्रांति की जो गाथाएं थी, उन्होंने यूरोप के बहुत सारे देशों को प्रभावित किया, और फ्रांस की उन क्रांति गाथाओं से प्रेरणा लेकर लोग अपने यहां भी स्वप्न देखने लगे कि हम भी कभी निरंकुश राजतंत्र से स्वतंत्र होंगे। और इसलिए जो लोग फ्रांस की क्रांति से प्रभावित थे, उन सब लोगों ने अपने आप को एक समूह में संगठित करना प्रारंभ किया, जहां पर वो उन क्रांतिकारी विचारों पर चर्चा करते थे। उन समूहों को जैकोबिन क्लब कहा गया। इन जैकोबिन क्लब्स ने जब नेपोलियन की सेनाएं फ्रांस के बाहर यूरोपियन क्षेत्रों को जीतने के लिए पहुंची, तो इन जैकोबिन क्लब्स ने उन सेनाओं का स्वागत किया। क्यों स्वागत किया? क्योंकि वो फ्रांसीसी क्रांति के विचारों से प्रभावित थे और उन्हें लगता था कि नेपोलियन की ये सेनाएं जो आ रही हैं, ये हमें भी निरंकुश राजतंत्र से स्वतंत्रता दिलवाएगी। इसलिए इन जैकोबिन क्लबों ने नेपोलियन की सेनाओं का स्वागत किया था। ठीक है ना? तो जैकोबिन क्लब यूरोपियन देशों में ऐसे लोगों के समूह निर्मित हुए जो फ्रांसीसी क्रांति के विचारों से प्रभावित थे। उन समूहों को जैकोबिन क्लब कहा गया। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं इस अध्याय का जो दूसरा भाग था, जिसका नाम था यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। इसके अंदर सबसे पहला प्रश्न है, राष्ट्र राज्यों के निर्माण से पूर्व यूरोप की स्थिति क्या थी? तो बिल्कुल स्पष्ट है, इस पर तो हम बार बार चर्चा किए हैं। यूरोप में 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान ये जो संपूर्ण राष्ट्रवाद के उदय की कहानी हमने इस पूरे अध्याय में पढ़ी है, उससे पूर्व की स्थिति क्या थी? 18वीं सदी से पूर्व का यूरोप बिल्कुल बिखरा हुआ, छोटे छोटे राजशाहियों में, कैंटनों में विभक्त था। एक सामूहिक संस्कृति नाम की कोई चीज वहां नहीं थी। राष्ट्र नाम का कोई अस्तित्व भी वहां पर नहीं था। राष्ट्र राज्य का तो विचार भी वहां नहीं हुआ था। यह स्थिति थी यूरोप की इन राष्ट्र राज्यों के निर्माण से पूर्व। यूरोप के कुलीन वर्ग तथा मध्य वर्ग की विवेचना कीजिए। कुलीन वर्ग और मध्य वर्ग, संपूर्ण यूरोप में वास्तव में तो 18वीं शताब्दी से पूर्व दो ही प्रकार के लोग थे। एक तो थे कुलीन वर्ग, जो समाज का अपर सेक्शन ऑफ सोसाइटी कहलाता था, और एक था निम्न वर्ग, दलित वर्ग या निम्न वर्ग, जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी था। ये जो कुलीन वर्ग था, इस कुलीन वर्ग में कौन आते थे? राजा, राज परिवार के लोग, पादरी लोग, ये सब लोग कुलीन परिवारों से संबंध रखते थे। जागीरदार, सामंत, ये सभी कुलीन वर्ग के लोग जो थे वो जमीनों के मालिक थे, बड़े उद्योगों के मालिक थे, और इन मालिकों की संख्या बहुत थोड़ी थी संपूर्ण यूरोप के क्षेत्रों में। लेकिन बाकी जो यूरोपियन जनसंख्या थी वो सब निम्न क्षेत्र में आते थे, लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में आते थे, जो उन जमीनों पर, उन कुलीनों की जमीनों पर नौकरियां क्या करते थे, मजदूरी किया करते थे, या फिर किसान के रूप में काम किया करते थे। तो ये तो था कुलीन वर्ग। और ये मध्य वर्ग क्या था? तो ये मध्य वर्ग का निर्माण जो हुआ, मध्य वर्ग का जो सृजन हुआ, वो इस 18वीं शताब्दी के बाद
हुआ जब धीरे धीरे उस लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उस निम्न जो वर्ग था, उस निम्न वर्ग के लोग थोड़ा पढ़ लिख लिए, प्रोफेशनल हो गए, थोड़े उद्योगपति के, बड़े उद्योगपति तो नहीं लेकिन उनके हाथों में पैसा भी आने लगा और शिक्षा भी आ गई। तो ऐसे जो प्रोफेशनल लोग थे यूरोप के, जिसमें पढ़ा लिखा वर्ग, टीचर, प्रोफेसर, कुछ कवि, कलाकार और वकील, इस प्रकार के जो लोग थे वो यूरोप में मध्य वर्ग के रूप में पनपा। इस मध्य वर्ग ने ही राष्ट्रवाद के विचार को संपूर्ण यूरोप में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो यूरोप का कुलीन वर्ग और एक मध्य वर्ग। उसके बाद हमने पढ़ा उदारवादी राष्ट्रवाद से आपका क्या अभिप्राय है, और इसका जो सामाजिक, नैतिक और आर्थिक चिंतन है उसके बारे में कुछ हमको बताना है। तो उदारवादी राष्ट्रवाद क्या है, तो हमने इसको अंग्रेजी में समझा था। अंग्रेजी में इसका शब्द है उदारवाद का लिबरलिज्म। ये जो लैटिन भाषा का शब्द है लिबर का अर्थ होता है आजादी, उस शब्द से ये शब्द बना लिबरलिज्म, इसका हिंदी रूपांतरण हुआ उदारवाद। तो उदारवादी राष्ट्रवादी चिंतन में व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की समानता, इस बात पर ज्यादा महत्व दिया जाता है। बंधनों में बांधकर व्यक्ति की आजादी को नष्ट करने का विचार उदारवाद के खिलाफ है। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति की गरिमा की जो बात करता है विचार, वह है उदारवादी सिद्धांत। और इस उदारवादी सिद्धांत के अलग अलग सामाजिक क्षेत्रों में अलग अलग अर्थ निकाले जा सकते हैं, इसके अलग अलग विचार हैं। तो उदारवादी राष्ट्रवादी लोगों का जो सामाजिक विचार है वो सामाजिक विचार है कि समाज में किसी को भी ऊंचा या नीचा ना समझाना चाहिए, कानून के नजरों के सामने सभी लोग एक समान होने चाहिए, सभी के लिए एक समान कानून होने चाहिए। ये उदारवादी लोगों का राष्ट्रीय सामाजिक चिंतन है। उदारवादी लोगों का जो राजनीतिक चिंतन है वो कहता है कि शासन में सभी लोगों की सहभागिता होनी चाहिए, व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, जनता की इच्छा के अनुसार शासन होना चाहिए। ये इनका राजनीतिक चिंतन रहा। और उदारवादी राष्ट्रवादियों का जो आर्थिक चिंतन था वो आर्थिक चिंतन जिसमें जो सीमा शुल्क था, व्यापारियों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर जाने पर बार बार टैक्स ना देना पड़े, उनके ऊपर किसी भी प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस ना हो, खुलकर व्यापार करने की उनको अनुमति हो, आजादी हो, इस प्रकार की जो बातें हैं वो सारी आर्थिक उदारवाद में सम्मिलित की गई है। आगे बढ़ते हैं। जोल्वेराइन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जोल्वेराइन क्या था? तो ये जो आर्थिक उदारवादी चिंतन हमने पढ़ा जिसमें सीमा शुल्कों के मुक्ति की बात कही गई, एक राज्य से दूसरे राज्य में जब व्यापारी व्यापार करने के लिए जाता है तो उसको बार बार टैक्स नहीं देना पड़े, एक ही राष्ट्र की सीमाओं के भीतर। यह जो विचार था ये धीरे धीरे राष्ट्रवादी उदारवादियों ने बढ़ाया और इसका मूर्त स्वरूप जोल्वेराइन के रूप में हमको यूरोप में देखने को मिलता है। जोल्वेराइन क्या था? तो जोल्वेराइन एक सीमा शुल्क संघ था। प्रशा के नेतृत्व में यह सीमा शुल्क संघ निर्मित किया गया था जिसमें अधिकांश जर्मन राज्यों ने इस सीमा शुल्क संघ की सदस्यता स्वीकार कर ली। इस सीमा शुल्क संघ के जो राज्य मेंबर बनते जाते थे, सदस्य बनते जाते थे, उनको आपस में एक दूसरे राज्य में व्यापार करने के लिए अलग से सीमा शुल्क, टैक्स, टोल टैक्स नहीं देना पड़ता था। यह था जोल्वेराइन, जिसका अर्थ क्या था? यह एक सीमा शुल्क संगठन था जो प्रशा के नेतृत्व में निर्मित किया गया था और इसमें जर्मनी के अधिकांश जो राज्य थे उन्होंने इसकी सदस्यता ले ली थी। फ्रेडरिक लिस्ट नाम के एक विचारक हुए, फ्रेडरिक लिस्ट, उन्होंने इस जोल्वेराइन के लिए क्या कहा? तो फ्रेडरिक लिस्ट जोल्वेराइन को कहते हैं कि ये केवल और केवल एक आर्थिक क्षेत्र में की गई संधि मात्र नहीं थी। जोल्वेराइन ने ना केवल जर्मन अलग अलग टुकड़ों को, अलग अलग जर्मन राज्यों को केवल आर्थिक रूप से एक दूसरे के नजदीक नहीं लेकर के आए, बल्कि उन्होंने जर्मन राष्ट्र की एक आउटलाइन, एक रूपरेखा को तैयार कर दिया। ऐसा वो क्यों कहते थे? क्योंकि व्यापारियों के माध्यम से जब जर्मनी के ये एक दूसरे जो राज्य हैं वो एक दूसरे के निकट आने लगे और उनके भीतर राष्ट्र नाम की एक एकता ने जन्म लेना प्रारंभ कर दिया। और इस आर्थिक रूप से बनाए गए इस जोल्वेराइन संगठन ने भविष्य में जर्मन राष्ट्र की भूमिका को तैयार कर दिया। यह विचार था फ्रेडरिक लिस्ट का जोल्वेराइन के बारे में। वियना सम्मेलन और वियना संधि के प्रमुख प्रावधान क्या थे और इसके उद्देश्य क्या थे? वियना सम्मेलन हम सब जानते हैं 1815 में वियना
जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, उस ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 के अंदर एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में कौन लोग पहुंचे थे? उस समय की जो बड़ी शक्तियां थी, ऑस्ट्रिया, प्रशा और ये सब मिलकर के इसके प्रतिनिधि वियना में पहुंचे। वियना में क्यों पहुंची थी ये सारी शक्तियां? ये चारों शक्तियां वो शक्तियां थी जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को युद्ध में हराया था। और नेपोलियन जब युद्ध में हार गया तो उसके बाद ये चारों बड़ी शक्तियां मिलकर वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में मिलती है। और यूरोप के लिए अगले कदम क्या होंगे, अगला दृश्य यूरोप का क्या होगा, उसको बैठकर ये चारों शक्तियों के प्रतिनिधि स्पष्ट करते हैं, जिसके प्रमुख प्रावधानों में इस वियना संधि में इन चारों शक्तियों के बीच में एक संधि होती है। उस संधि के प्रमुख प्रावधानों में क्या था? सबसे पहला प्रावधान तो यही था कि 1797 के बाद नेपोलियन की सेनाओं ने यूरोप के जो जो क्षेत्र जीते हैं वो सारे क्षेत्र फ्रांस के अधिकार से वापस छीन लिए जाएं। फ्रांस के चारों तरफ नए नए राज्यों का निर्माण कर दिया जाए ताकि फ्रांस भविष्य में वापस अपनी सीमाओं का विस्तार ना कर सके। और इन सभी राज्यों के अंदर एक बार पुनः उन्हीं राजतांत्रिक शक्तियों को, उन्हीं राजवंशों को वापस सत्ता दे दी जाए जिनसे कभी छीन कर ये नए राज्य बनाए गए थे। तो फ्रांस में उन्हीं रूढ़िवादी राजतंत्रों को वापस सत्ता देने का प्रावधान इस वियना संधि के तहत कर दिया गया। वियना संधि में ये सारी चीजें हुई, लेकिन नेपोलियन के द्वारा 39 छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर जो जर्मन कोफेडरेशन बनाया गया था उसको उसे इस वियना संधि ने भी अनटच्ड वैसा का वैसा ही रखा। ठीक है, तो वियना सम्मेलन 1815 में हुआ, जिसमें प्रमुख प्रावधानों में जो पुरानी रूढ़िवादी राजतंत्र थे उनको वापस सत्ता देना, नेपोलियन के द्वारा जीते गए, फ्रांस द्वारा जीते गए जो विजित प्रदेश थे उनको छीनना, फ्रांस के चारों ओर नए राज्यों का निर्माण करना, और जो क्षेत्र थे उनको उन चार बड़ी शक्तियों ने, ऑस्ट्रिया, प्रशा और इन सब क्षेत्रों ने मिलकर के आपस में बांट लिया। ठीक है ना, ये था हमारा वियना का सम्मेलन। इसके उद्देश्य क्या थे? तो फ्रांस में वापस पुरानी जो व्यवस्थाएं थी, 1789 की क्रांति से पूर्व की जो स्थिति थी उसको वापस यूरोप में लागू करना, रूढ़िवादियों के हाथ में राज्यों का शासन वापस लाना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था वियना संधि का। इसके बाद देखिए आप, 14 प्रश्न है, 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाओं की विवेचना कीजिए। ये वियना संधि के बाद जो यूरोप की सत्ता जिन रूढ़िवादी ताकतों के हाथ में आई उनके शासन की स्थिति क्या थी? तो क्योंकि वो रूढ़िवादी लोग थे, उनका लोकतंत्र में ज्यादा विश्वास नहीं था, और इसलिए इन रूढ़िवादी ताकतों को, जिनके हाथ में वियना सम्मेलन के बाद शक्ति आई, उनको अपनी आलोचना या निंदा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए वो अपनी आलोचना करने का अधिकार किसी को भी नहीं देते थे। व्यक्ति की नागरिक स्वतंत्रताओं को भी उन्होंने वापस एक बार छीन लिया। दूसरा बहुत अलग जो स्थिति थी इन रूढ़िवादी शासन के दौरान 1815 के बाद, कि इन्होंने प्रेस से अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता थी उसको छीन लिया। सेंसरशिप लागू कर दी कि कोई भी पत्र पत्रिका, कोई उपन्यासकार, कोई साहित्यकार ऐसा कोई भी विचार, कोई भी आलेखन नहीं लिखेगा जिसमें फ्रांसीसी क्रांति के विचारों के प्रति लोग जागरूक होते हों, लोगों में क्रांति के विचार जन्म लेते हों। ऐसी किसी भी लेख को लिखने की स्वतंत्रता इन रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाओं के राज में नहीं थी, और इसलिए लोगों के मनों में इसके प्रति गुस्सा फलने फूलने लगा था। और बाद में विचारकों ने क्रांति का मार्ग इस्तेमाल किया और कई क्रांतिकारी संगठन बनने लगे थे संपूर्ण यूरोप में। ठीक है ना, तो ये 1815 के बाद जो रूढ़िवादी शासन था उसके बाद की स्थिति इस प्रकार की थी। 15वां प्रश्न है हमारा, जूसेप्पे मैस्सिनी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। ये आपने देखा अभी 1815 के बाद जब रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं संपूर्ण यूरोप में लागू हुई तो आलोचना का अधिकार छीन लिया गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं रही, सेंसरशिप लगा दी गई, क्रांति के विचारों पर चर्चा नहीं की जा सकती थी। तो फिर राष्ट्रवादी उदारवादी लोग भूमिगत हो गए, साइलेंट हो गए, और भूमिगत रह करके कई प्रकार के क्रांतिकारी संगठनों ने इसके बाद 1815 के बाद यूरोप में जन्म लिया। और 1830 से लेकर 1848 तक संपूर्ण यूरोप में क्रांतियों का युग, जिसको हमने एक अध्याय के एक पार्ट के रूप में पढ़ा, उसका सृजन हुआ था। तो जूसेप्पे मैस्सिनी भी ऐसे क्रांतिकारियों में से एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। इटली के प्रमुख क्रांतिकारी थे और लिगुरिया नाम के एक स्थान पर और क्रांति की गतिविधियों में सम्मिलित होने के कारण से इन्हें देश निकाला दे दिया गया था।
शुरुआती दिनों में जूसेप्पे मैस्सनी जो है कार्बोनेरी नाम के एक क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे और उससे जुड़कर लिगुरिया जब क्रांति हुई तो उस क्रांति के कामों में इन्होंने भाग लिया और इसके कारण से इन्हें अपने ही देश से देश निकाला दे दिया गया। 24 साल अपने देश से बाहर रहने के बाद इन्होंने 2 क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना की। मैस्सनी ने 2 क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना की, आप सब लोगों को ध्यान है। पहला है यंग इटली और दूसरा था यंग यूरोप। मैस्सनी द्वारा बनाए गए इन संगठनों की सदस्यता किन लोगों ने ग्रहण की? तो पूरे यूरोप में, जर्मनी में, पोलैंड में, इटली में ऐसे नवयुवक जो क्रांति के विचारों से प्रभावित थे, निरंकुश राजतंत्रों से स्वतंत्रता प्राप्त करके अपने राष्ट्र को गणराज्य के रूप में स्थापित करना चाहते थे, ऐसे नवयुवकों ने मैस्सनी द्वारा बनाए गए इन यंग इटली और यंग यूरोप जैसे संगठनों की सदस्यता प्राप्त की। मैस्सनी ने अपने यंग इटली संगठन के माध्यम से राष्ट्रवाद का विचार फैलाया संपूर्ण यूरोप में, विशेषकर इटली के अंदर। मैस्सनी का राष्ट्र के बारे में एक स्पष्ट विचार था जिसने युवा लोगों के मन में और राष्ट्रवाद का एक उफान ला दिया। मैस्सनी बहुत ताकत के साथ, आत्मविश्वास के साथ कहा करते थे कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार मनुष्य की प्राकृतिक इकाई जो है वह राष्ट्र ही है, इसलिए उनका अपना इटली राष्ट्र वह टूटा फूटा नहीं रह सकता, उसको संगठित होकर एक राष्ट्र के रूप में खड़ा होना ही है, यही उस इटली राष्ट्र की नियति है। इस प्रकार के उनके क्रांतिकारी भाषणों ने संपूर्ण इटली के लोगों को प्रेरित किया और इटली राष्ट्र का निर्माण करने के लिए आगे बढ़ाया। ऐसे थे जूसेप्पे मैस्सनी। फिर हम पहुंचे क्रांतियों का युग 1830 से लेकर 1848 तक का जो कालखंड था, जो मैंने आपको बताया। 1815 की इस रूढ़िवादी शासन व्यवस्था ने जब संपूर्ण यूरोप में सेंसरशिप लगा दी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नागरिक गरिमा क्षतिग्रस्त होने लगी, रूढ़िवादी ताकतें ताकतवर होने लगी, तो राष्ट्रवादियों ने क्रांति का मार्ग इस्तेमाल कर लिया। 1830 से 1848 तक यूरोप के बहुत सारे क्षेत्रों में क्रांतियां हुई। पढ़ते हैं हम प्रश्नों के रूप में। संक्षिप्त टिप्पणियां ली हैं हमने। यूनानी स्वतंत्रता का युद्ध, ये यूनानी स्वतंत्रता का युद्ध इस 1830 से थोड़ा सा पहले ही चालू हो गया था। 1821 से यूनानी स्वतंत्रता का यह युद्ध प्रारंभ हुआ। जितने भी कवि और कलाकार थे, उन कवियों कलाकारों का यूनान के स्वतंत्रता युद्ध को पर्याप्त समर्थन किया गया। कवियों ने और साहित्यकारों ने यूनान को यूरोपियन सभ्यताओं का पालना कहा। इसको अंडरलाइन कर लेना आप मेरी बात को, यूरोपियन सभ्यताओं का पालना कवियों और साहित्यकारों ने बताया किसको? यूनानी सभ्यता को। और इसलिए यूनानी सभ्यता की बहुत प्रशंसा की गई और प्रशंसा करके यूनान को राष्ट्र के रूप में खड़ा होना चाहिए, इस बात के लिए जनमत तैयार किया कवियों ने। और लॉर्ड ब्रायन नाम के एक कवि, उन्होंने तो यूनान की इस सभ्यता के लिए न केवल कविताएं रची बल्कि धन भी एकत्रित किया ताकि यूनानी स्वतंत्रता के संघर्ष ताकत के साथ किया जा सके। और न केवल धन एकत्रित किया, लॉर्ड ब्रायन ने वो यूनानी स्वतंत्रता के संघर्ष में युद्ध लड़ने के लिए भी गए। अंत में उनकी मृत्यु बुखार के कारण से हो गई। और अंत तो गत्वा ये जो संपूर्ण यूनान का संघर्ष चला, आखिर में 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा यूनान को एक राष्ट्र की मान्यता दे दी गई। यह था यूनानी स्वतंत्रता युद्ध का एक संक्षिप्त टिप्पणी। जुलाई क्रांति 1830, ये जुलाई क्रांति फ्रांस की द्वितीय क्रांति थी, फ्रांस की सेकंड रेवोल्यूशन थी। फ्रांस की जो पहली क्रांति थी वो 1789 में हुई थी, जब बूर्बो राजवंश को सत्ता से उखाड़ फेंका गया था फ्रांसीसी जनता के द्वारा। और उसके बाद ये सारा विषय चलता रहा। नेपोलियन का समय आया, नेपोलियन ने फ्रांस की जनता का नेतृत्व करते हुए संपूर्ण यूरोप के कई देशों को जीता। लेकिन 1815 की जो वियना की संधि हुई, उस वियना के सम्मेलन और संधि के बाद एक बार वापस हम सब जानते हैं, अभी हमने पढ़ा कि फ्रांस में उसी बूर्बो राजवंश को वापस सत्ता दे दी गई जिसके खिलाफ 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई थी। तो ये जो जुलाई क्रांति हुई थी, ये जुलाई क्रांति वापस एक बार उस बूर्बो राजवंश के खिलाफ हुई और बूर्बो राजवंश का जो राजा उस समय था वह सत्ता छोड़कर भाग गया। और बाद में फ्रांस के अंदर एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई और उस संवैधानिक व्यवस्था का प्रमुख जो बनाया गया वो लुई फिलिप को बनाया गया। ठीक है ना। ये 1830 की जुलाई क्रांति के नाम से जानी जाती है। ये कहां की क्रांति थी? फ्रांस की दूसरी क्रांति थी। पहली क्रांति 1789 में हुई थी और दूसरी क्रांति 1830 में हुई। तो 1830 से 48 तक के दौर में ये यूनानी स्वतंत्रता का युद्ध हुआ
फिर जुलाई की एक क्रांति प्रारंभ हो गई 1830 में। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में संस्कृति का योगदान को स्पष्ट करें, यह एक टॉपिक बीच में आया कि संस्कृति का योगदान यूरोप में राष्ट्रवाद में के जन्म में क्या रहा। तो इसको हमने 3 बिंदुओं के माध्यम से, तीनों ही अपने आप में एक प्रश्न है। यूरोप में भाषा का राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान रहा, स्थानीय बोलियों एवं लोक साहित्य का राष्ट्रवाद के उदय में योगदान को बताइए, या फिर रोमानीवाद से आप क्या समझते हैं, इसका राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान रहा। इस प्रकार के तीनों प्रश्न अलग अलग भी आ सकते हैं और संयुक्त रूप से इस प्रकार भी आया जा सकता है हमारे सामने, राष्ट्रवाद के उदय में संस्कृति का योगदान को स्पष्ट कीजिए। तो हम एक एक को लेते हैं। रोमानीवाद। रोमानीवाद क्या था? रोमानीवाद एक ऐसा विचार था जो ये कहता था कि राष्ट्र जो है वो एक भावनात्मक विषय है और इसलिए वैज्ञानिक तर्क वितर्कों के स्थान पर, वैज्ञानिक शोधों अनुसंधानों को ज्यादा तरजीह देने के स्थान पर भावनाओं को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। यह विचार था इन रोमानीवादी विचारकों को। इनके नजरों में राष्ट्रवाद का यह विचार, यह तर्कों का तर्क नहीं हो सकता, यह भावनाओं का विषय है और भावनाओं के उस विषय को राष्ट्र के साथ जोड़कर राष्ट्र की कल्पना, राष्ट्र के विचार को अपने गीतों, अपनी कविताओं के माध्यम से साहित्यकारों ने अभिव्यक्त करना प्रारंभ किया। इस पूरे दौर को रोमानीवाद कहा गया। भाषा का राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान रहा, इसको बताने के लिए हम एक उदाहरण देंगे और वो उदाहरण देंगे पोलैंड का। हम बताएंगे कि यूरोप में किस प्रकार भाषा राष्ट्रवाद के विकास की एक प्रमुख हथियार बनी। पोलैंड के ऊपर रूसी लोगों का आधिपत्य था और रूस ने जब पोलैंड के ऊपर अधिकार किया तो वहाँ की स्कूल्स में, वहाँ पूरा समाज के अंदर रूसी भाषा को थोप दिया गया पोलैंड के ऊपर, और पोलैंड की जो मूल भाषा थी पॉलिश, उसको एक तरीके से दबाया गया, समाप्त करने का प्रयास किया गया। लेकिन पोलैंड के लोगों ने अपनी जो धार्मिक शिक्षाएं थी वो देने के लिए, अपने धार्मिक रीति रिवाज और कामों को करने के लिए पॉलिश भाषा को ताकत के साथ उपयोग करना प्रारंभ किया और इस कारण से पॉलिश भाषा का उपयोग करना रूसी साम्राज्य का प्रतिकार समझ ली गई। ऐसे पादरियों को दंडित किया गया जो चर्च में पॉलिश भाषा का उपयोग करते थे। तो कुल मिलाकर पोलैंड एक उदाहरण है कि कैसे उन्होंने अपनी भाषा को अपनी संस्कृति का, अपने राष्ट्र का आधार बना लिया। इसी प्रकार स्थानीय बोलियों एवं लोक साहित्य का राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान रहा। तो स्थानीय बोलियां जो थी, जो लोक कथाएं थी, लोक परंपराएं थी, लोक साहित्य था, उसका भी राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि वास्तव में राष्ट्र जिस संस्कृति के आधार पर निर्मित होते हैं वह तो लोक परंपराओं, लोक भाषाओं, लोक साहित्य में ही अभिव्यक्त होता है। तो इसके अंदर हमको ग्रिम्स ब्रदर्स, इस पर अलग से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। ग्रिम्स बंधुओं के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ग्रिम्स ब्रदर जर्मनी के 2 भाई थे और अपनी कानून की पढ़ाई करते करते ही उनको इस प्रकार की लोक कथाओं के संग्रह की रुचि लगी, आदत लगी, और वो गांव-गांव में घूमे 6 महीने तक जर्मनी के, और वहां से उन्होंने लोक कथाओं को इकट्ठा किया। उन लोक कथाओं के इकट्ठा करने के बारे में ग्रिम्स ब्रदर्स कहते थे कि वास्तविक जर्मन संस्कृति जो है वो लोक कथाओं में ही निहित है और इन लोक कथाओं के माध्यम से अनपढ़ व्यक्ति भी राष्ट्र की संवेदना को, राष्ट्र के अभिव्यक्ति को समझ सकता है। इसलिए ग्रिम्स बंधुओं ने गांव-गांव घूमकर उन लोक भाषाओं में लिखी हुई लोक कहानियों का संग्रह किया और उसका प्रकाशन करवाया। साथ ही साथ उन्होंने जर्मनी की जो खुद की भाषा थी, जर्मन भाषा, उस जर्मन भाषा का शब्दकोश, जर्मन डिक्शनरी भी निर्मित की, जिसको 33 खंडों में ग्रिम्स ब्रदर्स ने प्रकाशित करवाया। और बाद में जर्मनी राष्ट्र के लिए जो स्वतंत्रता के आंदोलन चले, एकीकरण के प्रयास हुए, उसके लिए भी ग्रिम्स बंधुओं ने बहुत काम किया। तो इस प्रकार रोमानीवाद, भाषा और स्थानीय बोलियों, लोक साहित्य जो कि संस्कृति का ही एक रूप है, इन सबके माध्यम से यूरोप में राष्ट्रवाद विकसित हुआ। अगला प्रश्न पढ़ रहे हैं हम। 1830 के दशक में यूरोप वासियों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये जो 1830 का दशक था, एक तरीके से तो ये क्रांतियों का युग था, एक के बाद एक क्रांतियां हुई, यूनान की क्रांति और फ्रांस की क्रांति, ये सारी हो रही थी। लेकिन इस समय यूरोप के जो लोग थे वो कुछ और कठिनाइयों का भी सामना कर रहे थे। क्या कठिनाइयां थी यूरोप में 1830 के दशक में? तो यूरोप की जनसंख्या जो है सामान्य से एकदम अचानक उसकी जो वृद्धि की दर है वो बढ़ गई थी। जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ने लगी थी यूरोप की। साथ ही साथ
वहां पर औद्योगिक क्रांति के कारण से मशीनों का प्रभाव उद्योगों में बढ़ने लगा और लघु जो उद्योगपति थे, छोटे जो व्यापारी थे, उनको बड़ी बड़ी मशीनों के साथ और प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही थी, जिससे वो बहुत घाटे में थे। साथ ही साथ बेरोजगारी की जो स्थिति है वह यूरोप में बढ़ने लगी थी। नौकरियों की जितनी संख्या थी उसके अनुपात में बेरोजगार लोगों की संख्या यूरोप में बढ़ने लगी। खाद्यान्नों का अभाव होने लगा और ऐसी स्थिति में जब कभी अकाल या बाढ़ की स्थितियां उत्पन्न हो जाती थी तो ये स्थिति और भी खतरनाक और भी भयावह यूरोप में होने लगी थी। तो ये सारी स्थितियां थी 1830 में यूरोप के अंदर। फ्रांस की 1848 की क्रांति, कंफ्यूजन ना रखें, ये फ्रांस की तीसरी क्रांति जिसका जिक्र इसी अध्याय के अंदर आया है। फ्रांस की ये तीसरी क्रांति थी 1848 की फ्रांसीसी क्रांति। पहली 1789 में जिसका जिक्र अध्याय के बिल्कुल प्रारंभ में हुआ है। दूसरी फ्रांसीसी क्रांति ये जुलाई क्रांति जो फ्रांस की दूसरी क्रांति थी, और ये फ्रांस की तीसरी क्रांति 1848 की क्रांति। 1848 में जैसा कि अभी आपने देखा 1830 के समय संपूर्ण यूरोप में ही आर्थिक स्थिति बड़ी बिगड़ने लगी थी। वैसी की वैसी स्थिति फ्रांस में भी थी। फ्रांस के हालात तो ऐसे थे कि सामान्य भोजन की जो आवश्यकता होती है व्यक्ति की वह भी पूरी नहीं हो पाती थी, और इसलिए फ्रांस की सड़कों पर, पेरिस की सड़कों पर लोगों ने जो फ्रांसीसी राजतंत्र का अध्यक्ष बनाया था लुई फिलिप, उसके खिलाफ ही लोग पेरिस की सड़कों पर उतर आए और लुई फिलिप को भी सत्ता छोड़कर भागना पड़ा, शासन छोड़कर भागना पड़ा। और बाद में संविधान के अनुसार एक गणतंत्र की स्थापना की गई फ्रांस के अंदर। फ्रांस को 1848 के बाद गणतंत्र के रूप में घोषित कर दिया गया, और वहां जो गणतांत्रिक सरकार बनी उसने कुछ संशोधन किए, जिनमें प्रमुख रूप से फ्रांस के अंदर अब राजतंत्र की जगह पर चुनी हुई सरकार स्थापित की जाएगी, और 21 वर्ष से ऊपर के सभी पुरुषों को जो 21 वर्ष से ऊपर के हो गए हैं उनको वोट डालने का अधिकार दे दिया गया। और दूसरी बात, इस 1848 की क्रांति के बाद जब गणतंत्र की स्थापना हुई तो दूसरी गारंटी ली गई, रोजगार की गारंटी, कि ये चुनी हुई सरकार सबके लिए रोजगार की गारंटी लेगी। और उस रोजगार की गारंटी को पूरा करने के लिए फ्रांस में सरकारी कारखाने खोले गए, सरकारी फैक्ट्रियां लगाई गई। ये थी 1848 की क्रांति। आर्थिक स्थिति के खराब होने के कारण से पेरिस वासी सड़कों पर उतर आए। उन्होंने जो लुई फिलिप उस समय सम्राट था उसके खिलाफ बगावत की, उसको भागना पड़ा। बाद में फ्रांस को गणतंत्र 1848 की क्रांति के बाद फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। और इस गणतांत्रिक सरकार ने जो नई बनी उसने 3 बातें उसके बारे में आप प्रमुख रूप से बता सकते हैं। एक, 21 साल से ऊपर के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दे दिया। दूसरा, सभी को रोजगार की गारंटी दी गई। और तीसरा, इस गारंटी को पूरा करने के लिए सरकारी कारखानों की स्थापना की गई। 1815 में सिलेसिया के बुनकर विद्रोह, ये सारी चीजें क्या पढ़ रहे हैं हम, 1830 से 48 के बाद एक क्रांतियों का दौर ही चल रहा है। यहाँ पर यूनान की हुई, जुलाई में फ्रांस की हुई, वापस 1830 में स्थितियां बिगड़ी, 1848 में फिर फ्रांस की एक क्रांति हुई। इसी से पहले 1845 में सिलेसिया में बुनकर विद्रोह हुआ। सिलेसिया के जो बुनकर लोग थे उनसे जो ठेकेदार थे, उन ठेकेदारों के खिलाफ सिलेसिया के लोगों ने, बुनकरों ने और विद्रोह किया। विद्रोह का कारण क्या था? वो जो ठेकेदार थे वो कच्चा माल देते थे इन बुनकरों को और उनसे तैयार कपड़ा वापस लिया करते थे, लेकिन उसका दाम बहुत कम दिया करते थे। इससे नाराज होकर एक दिन ये जो सारे बुनकर थे उन्होंने उन ठेकेदार के जो हवेलियां थी उसके ऊपर हमला किया। और जब वहां पर मिलने के लिए गए पहले तो ये सिलेसियाई बुनकर उन ठेकेदारों से, लेकिन जब अपमानजनक व्यवहार हुआ उन बुनकरों के साथ में तो उन्होंने वहां पर हमला कर दिया उन हवेलियों के ऊपर। उनकी खिड़कियां, दरवाजे तोड़ दिए गए। ठेकेदार जान बचाकर भागा। बाद में सेना के माध्यम से वापस अपनी हवेली में प्रवेश किया और जब वापस सेना आई तो इस झड़प में, इस विद्रोह में 11 बुनकरों की हत्या हो गई। ये था 1845 का सिलेसिया का बुनकर विद्रोह। राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। तो राष्ट्रवादी जितने भी संघर्ष हुए यूरोप में, फ्रांस में, जर्मनी में, सब जगह पर, यूरोप के अलग अलग क्षेत्रों में, वहां पर महिलाओं की एक सक्रिय सकारात्मक भूमिका इन सभी आंदोलनों में थी। उन्होंने अपने संगठन बनाए, हड़तालों में भाग लिए, आंदोलन किए, अपनी पत्र पत्रिकाएं छापी, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से क्रांति के विचारों का समर्थन किया। ये सारी भूमिका महिलाओं की रही, लेकिन दुर्भाग्यवश महिलाओं को राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से उसका ज्यादा लाभ नहीं मिला।
चाहे वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हो, तब भी महिलाओं को केवल एक दर्शक के रूप में उसमें एक जगह दी गई। मताधिकार की बात आई तो वोट डालने का अधिकार भी महिलाओं को नहीं दिया गया। इस प्रकार की एक स्थिति संपूर्ण यूरोप में महिलाओं की बनी रही। अगले भाग में हम बढ़ रहे हैं, जर्मनी और इटली का एकीकरण। फ्रैंकफर्ट संसद पर संक्षिप्त टिप्पणी। जर्मनी के एकीकरण के जो बहुत सारे प्रयास हुए, उन प्रयासों में से एक प्रयास था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बुलाई गई थी। जर्मनी के जो अलग अलग राज्य थे उनके चुने हुए 861 प्रतिनिधि जो सेंट पॉल चर्च था, उस सेंट पॉल चर्च के अंदर उस संसद में भाग लेने के लिए आए थे। इस संसद ने एक ड्राफ्ट, एक संवैधानिक प्रारूप बनाया था अपने जर्मन राष्ट्र के लिए, और वो जर्मनी को एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते थे जहां का जो राजा था, सम्राट, वो संविधान के अधीन रहकर काम कर सके। और इसका जब ऑफर किया गया जर्मन राष्ट्र का अध्यक्ष बनने के लिए, ये अध्यक्षीय पद प्रशा के जो सम्राट थे, उन प्रशा के सम्राट को जब दिया गया तो प्रशा सम्राट ने उसके लिए इनकार कर दिया, और उनके इनकार करने के बाद ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो है वो फेल हो गई। जर्मनी के एकीकरण का यह पहला प्रयास असफल हो गया। उसके बाद जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में बताइए। तो जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया तो फ्रैंकफर्ट संसद से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन क्योंकि प्रश्न पूरी प्रक्रिया को संक्षेप में बताने का है, तो जर्मनी के एकीकरण को हम 3 बिंदुओं के आधार पर बता सकते हैं। एक तो 1848 तक, ये 1848 तक ये जो क्रांतियों के दौर चले, जो राष्ट्रवादी विचार का प्रसार संपूर्ण देश भर में हुआ, संपूर्ण जर्मनी में हुआ, संपूर्ण यूरोप में हुआ, उन राष्ट्रवादी विचारों ने जर्मनी के लोगों को जर्मन राष्ट्र बनाने के लिए संकल्पबद्ध किया। और जर्मन राष्ट्र बनाने की जो पहली अभिव्यक्ति हुई वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का जन्म। तो 1848 तक के राष्ट्रवादी विचारों का प्रभाव, उस प्रभाव ने एक जर्मन राष्ट्र बनाने की संकल्पना जर्मनी के लोगों के मन में जागृत की। उसके बाद दूसरा बिंदु हम इसमें दे सकते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का, जिसको इस प्रश्न से पहले हमने तैयार किया है। ये मैंने आपको एक इसका 1848 बताया। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट 1849 में हुई, 1849। तो 1849 की फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के रूप में प्रयास किया गया एक संवैधानिक राजतंत्र जर्मनी को बनाने का, लेकिन वो असफल हो गया क्योंकि प्रशा के सम्राट ने वहां पर वो पद स्वीकार करना अस्वीकार कर दिया। ठीक है ना। उस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जब असफल हो गई तो उसके बाद जो जर्मनी के एकीकरण के अंदर भूमिका आई वो आई ओटोमन बिस्मार्क की। ओटोमन बिस्मार्क कौन था? तो ओटोमन बिस्मार्क प्रशा का एक प्रधानमंत्री था, और वो बिल्कुल साफ साफ उसके विचार थे कि उदारवादी राष्ट्रवादी लोगों ने जर्मनी राष्ट्र को बनाने के लिए जो भाषण दिए, जो बहस की, ये जो सारी बातें थी, भाषणों से और चुनावों से, बहुमत इकट्ठा करने से जर्मन राष्ट्र नहीं बन सकता। जर्मन राष्ट्र बनाने के लिए उसकी जो पॉलिसी थी, उस पॉलिसी को कहा गया लौह और रक्त की नीति। लौह और रक्त की नीति से जर्मन राष्ट्र बनेगा, अर्थात युद्ध करना पड़ेगा, खून बहाना पड़ेगा, तब जर्मन एक राष्ट्र के रूप में संगठित होगा। और बाद में ओटोमन बिस्मार्क ने अगले 7 सालों में 3 युद्ध लड़े, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ। उन युद्धों में जीत हुई प्रशा की, और इस जीतों के साथ ही जर्मनी जो है 1871 में एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत हो गया। ऐसा एक जर्मनी के एकीकरण की संपूर्ण कहानी को हमने इस पाठ में पहले भी पढ़ा, संक्षेप में मैंने वापस बताया। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया। इटली के एकीकरण को भी हमने समझा कि इटली एकीकरण होने से पहले 7 भागों में विभक्त था। इसके उत्तरी इटली में ऑस्ट्रिया का राज था, मध्य में पोप का, और दक्षिण में जो जर्मनी के सिसिलीज लोग थे उन लोगों का राज था। और इस संपूर्ण बिखरे हुए जर्मनी को एक करने का जो सारा ये प्रक्रिया चली, उसमें 4 प्रमुख लोगों की प्रमुख भूमिका रही, मैस्सिनी, कावूर, गैरिबोल्डी और इमानुएल। इन चारों के बारे में हमने इस इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को, इन चारों का योगदान बताते हुए प्रश्न में बताना है। सबसे पहले इटली के योगदान की प्रक्रिया में मैस्सिनी, जुसेप्पे मैस्सिनी का योगदान, जिसके बारे में हमने ऊपर एक टिप्पणी पूरी पढ़ ली। इटली का एक क्रांतिकारी जिसने यंग इटली, यंग यूरोप नाम के संगठन बनाए। इनके यंग इटली संगठन ने इटली राष्ट्र के निर्माण के लिए देशभक्ति का संचार संपूर्ण इटली के लोगों के अंदर किया, और इटली राष्ट्र की एक आधारशिला
वह उन्होंने स्थापित की। एक गणतंत्र भी रोम में स्थापित किया था कुछ समय के लिए, लेकिन पोप के प्रभाव से वह वापस समाप्त हो गया, कुचल दिया गया। लेकिन इसने इटली को एक राष्ट्र बनाने की जो इच्छा थी कि ईश्वर की मर्जी है इटली एक राष्ट्र के रूप में संगठित हो, इस बात का जन जन में भाव विकसित किया, इटली को एक होना चाहिए। तो मैज़नी ने वो भाव जगाया। कावूर जो था, कावूर कौन था? तो सार्डिनिया पीडमोंट, वह राज्य जिसने इटली के एकीकरण का नेतृत्व किया, उस सार्डिनिया पीडमोंट का प्रधानमंत्री था कावूर। कावूर स्वयं ना तो कोई क्रांतिकारी था, ना कोई राष्ट्रवादी कोई व्यक्ति था। उसका तो कुल मिलाकर के राजतंत्र में विश्वास था, लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं था। तो राजतंत्र में विश्वास होते हुए भी वह इटली के को एक राष्ट्र के रूप में विकसित होता देखना चाहता था, और इसलिए कावूर ने अपनी कूटनीति से बहुत सारे काम किए। उसमें दो प्रमुख काम, एक तो उसने प्लोम्बियर्स की संधि की। प्लोम्बियर्स की संधि किसके साथ? फ्रांस के उस समय के राजा नेपोलियन तृतीय के साथ प्लोम्बियर्स की संधि हुई। प्लोम्बियर्स की संधि के तहत उसने फ्रांस को इस बात के लिए मना लिया कि जब सार्डिनिया पीडमोंट ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध लड़ेगा तो ऑस्ट्रिया के खिलाफ फ्रांस उसे सैन्य सहायता देगा, और इस सैन्य सहायता के भरोसे का उपयोग करते हुए कावूर ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध को जीता और लोम्बार्डी नाम का एक क्षेत्र को इटली में उसने मिला लिया। उसके बाद जो मध्य इटली था, उस मध्य इटली के जो लोग थे वो पहले ही इटली गणराज्य में मिलना चाहते थे, तो वहाँ जो आंदोलन चल रहे थे उसको कावूर ने सपोर्ट किया, और उन सपोर्ट करते करते जनमत संग्रह की स्थिति हुई, और जनमत संग्रह से वो मध्य इटली के बहुत सारे जो क्षेत्र थे, मेडोना, टस्कनी, वो सब इटली में मिला लिए गए। ये एक जो भौतिक रूप से इटली के एकीकरण की शुरुआत की वो कावूर ने की, प्लोम्बियर्स की संधि और मेडोना, टस्कनी, मध्य इटली के क्षेत्रों को इटली में मिलाकर। गैरिबोल्डी, गैरिबोल्डी कौन था? तो गैरिबोल्डी स्वयं एक क्रांतिकारी था। इस पूरे में देखो, ये जो चार लोगों का योगदान इटली के लिए आप पढ़ रहे हो, उसमें मैज़नी और गैरिबोल्डी, मैज़नी और गैरिबोल्डी ये दोनों तो थे क्रांतिकारी। कावूर जो था वो था प्रधानमंत्री सार्डिनिया पीडमोंट का, और इमैनुअल विक्टर कौन था? ये था राजा सार्डिनिया पीडमोंट का। इसको आप याद रखेंगे ना। गैरिबोल्डी जो था वो स्वयं एक क्रांतिकारी था, और मैज़नी द्वारा बनाया गया जो संगठन था यंग इटली, उसका वो मेंबर बना। बाद में उसको उसके लिए गिरफ्तारी हुई, और गिरफ्तारी से भाग गया ये गैरिबोल्डी, और भाग करके दक्षिण अमेरिका पहुंचा। कुछ समय वहां रहने के बाद वापस लौटा इटली के अंदर, और इटली पहुंचने के बाद उस समय का जो इटली का राजा था इमैनुअल विक्टर सेकंड, उससे इनकी अच्छी दोस्ती हो गई, या उनका इसने समर्थन किया, और गैरिबोल्डी ने अपना एक संगठन बनाया वापस इटली लौट करके, जिसका नाम था रेड शर्ट या फिर लाल कुर्ती संगठन। इन लाल कुर्ती संगठन के 1000 स्वयंसेवकों को लेकर के गैरिबोल्डी ने दक्षिणी इटली के सिसिली और नेपल्स राज्यों के ऊपर उसने अपने इन स्वयंसेवकों के साथ आक्रमण किया, और आक्रमण जब करने के लिए गया गैरिबोल्डी, तो वहां उसे वहां के जो स्थानीय किसान थे उन किसानों का समर्थन मिला। किसानों का समर्थन इसलिए मिला क्योंकि उनको लगा कि गैरिबोल्डी उन्हें जमींदारों के शोषण से मुक्त कराने के लिए आया है, और उस किसानों के समर्थन को लेकर उसने नेपल्स और सिसिलीस पर अपना अधिकार कर लिया 1860 में। और अधिकार करने के बाद उसने अपने द्वारा जीते गए इन प्रदेशों को इटली का जो सार्डिनिया पीडमोंट का जो सम्राट था इमैनुअल विक्टर, उनको उन्होंने सिसिली और नेपल्स सौंप दिए, और इस प्रकार 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को इटली का सम्राट घोषित कर दिया गया। और तीसरा ये स्वयं विक्टर इमैनुअल का योगदान इटली के एकीकरण में। तो विक्टर इमैनुअल सेकंड ये सार्डिनिया पीडमोंट का सम्राट था। इसने दो बड़े भूमिकाएं इसके इटली के एकीकरण में रही। जब ऑस्ट्रिया और प्रशा का युद्ध हुआ तो इसने ऑस्ट्रिया के खिलाफ प्रशा का युद्ध में समर्थन किया, और इस युद्ध में जब प्रशा की जीत हुई तो एक प्राग की संधि हुई प्रशा और सार्डिनिया पीडमोंट के बीच में, यानी विक्टर इमैनुअल के बीच में, और उस संधि के तहत वेनेशिया नाम का क्षेत्र जो ऑस्ट्रिया से मुक्त हुआ था उसे इटली में मिला लिया गया। दूसरा युद्ध हुआ प्रशा और फ्रांस के बीच। तो प्रशा और फ्रांस के बीच जब युद्ध हुआ और वो युद्ध जब लंबा चलने लगा तो रोम की सुरक्षा में लगी जो फ्रांसीसी सेनाएं थी, उस फ्रांसीसी सेना को उस युद्ध के लिए
वहां से हटा लिया गया। और जब फ्रांसीसी सेनाएं रोम से हटी तो विक्टर इमैनुअल ने अपनी सेनाएं लेकर रोम पर आक्रमण किया और रोम को अपने कब्जे में मिला लिया। रोम के मिलते ही इटली के एकीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न हो गई और इटली एक राष्ट्र के रूप में संगठित हो गया। रोम को इटली की राजधानी बना दिया गया। ये इस प्रकार इटली के एकीकरण की जो संपूर्ण प्रक्रिया थी उसमें मैसेनी, कावूर, गैरिबोल्डी और विक्टर इमैनुअल सेकंड इसका एक महत्वपूर्ण योगदान था। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद जो था वो शेष यूरोप से किस प्रकार भिन्न था? तो ब्रिटेन में राष्ट्रवाद शेष यूरोप से भिन्न था वो इस तरीके से, क्योंकि ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण कुछ वर्षों में या क्षणिक एक के बाद एक हुई घटनाओं के कारण से अचानक नहीं हुआ। ब्रिटेन में राष्ट्र का निर्माण जो है, ग्रेट ब्रिटेन का बनना एक लंबी प्रक्रिया थी जिसके अंदर हमने अलग अलग चरणों को पढ़ा। सबसे पहले हम यह बताएंगे कि ब्रिटेन या ये जो ग्रेट ब्रिटेन बना ये वास्तव में छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह था जहां पर अलग अलग प्रकार के निर्जातीय समूह रहते थे। उनमें कौन कौन रहते थे? तो अंग्रेज थे, स्कॉटिश थे, आयरिश थे, वेल्श थे, ऐसे अलग अलग निर्जातीय समूह इस पूरे द्वीप समूह में रहते थे। धीरे धीरे इन सब समूहों में से जो एक समूह था अंग्रेज जो लोग थे उन्होंने अपने आप को ताकतवर कर लिया। वो वैभव में भी बड़े हो गए, धन संपदा उनके पास ज्यादा हो गई और अपने पैसे और अपनी ताकत के बल पर उन्होंने इस द्वीप समूह के छोटे छोटे राज्यों पर अपना प्रभाव जमाना चालू कर दिया। और फिर इन्होंने अपनी उस ताकत को खड़ा करने के बाद सबसे पहला जो एग्रीमेंट हुआ वो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक एक्ट होता है, एक्ट ऑफ यूनियन। उस एक्ट ऑफ यूनियन के बाद स्कॉटलैंड को इंग्लैंड के साथ मिला लिया जाता है। धीरे धीरे यही काम आगे बढ़ता है। स्कॉटलैंड को मिलाने के बाद स्कॉटलैंड की संस्कृति को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद नंबर आया आयरलैंड का। आयरलैंड के ऊपर, आयरलैंड के अंदर क्या स्थिति थी? तो आयरलैंड जो था वो एक कैथोलिक बहुसंख्यक लोगों का देश था। उन कैथोलिक बहुसंख्यक लोगों के देश में जो प्रोटेस्टेंट जिनकी संख्या बहुत कम थी, उन प्रोटेस्टेंट लोगों को कैथोलिकों के खिलाफ बगावत करने, विद्रोह करने के लिए इंग्लैंड स्वयं मोटिवेट करता था। इंग्लैंड जो था वो प्रोटेस्टेंट लोगों को हवा देता था कैथोलिकों के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए। और इसलिए कैथोलिक लोगों ने प्रोटेस्टेंटों के खिलाफ और इंग्लैंड के खिलाफ विद्रोह प्रारंभ कर दिए। इन विद्रोहों को इंग्लैंड की सेनाओं ने निर्ममतापूर्वक दबाया और अंततोगत्वा आयरलैंड के ऊपर भी इंग्लैंड की सेना का कब्जा हो गया। आयरलैंड की संस्कृति को भी समाप्त कर दिया गया। वहां पर भी आंग्ल संस्कृति, जो अंग्रेजों की संस्कृति थी, उसको थोप दी गई। और जो यूनियन जैक था उसे और गॉड सेव आवर नोबल किंग जो उनका राष्ट्रगान था, इसे संपूर्ण इंग्लैंड के अंदर और लागू किया गया। इन सबको मिला करके यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन उसका निर्माण हुआ, जिसे हमने इससे पहले के वीडियो में भी अच्छे से समझा है। मैंने संक्षेप में एक बार इस पूरे चित्र को आपके सामने खींचने की कोशिश की है। निर्जातीय समूह से आप क्या समझते हैं? तो निर्जातीय समूह लोगों का एक ऐसा समूह जो अपने आप को एक विशिष्ट नस्ल, एक विशिष्ट संस्कृति के अनुयायी मानते हैं और उसके आधार पर अपने आप को शेष लोगों से अलग, एक अपनी अलग पहचान समझते हैं, निर्जातीय समूह कहलाते हैं। राष्ट्र के मानवीकरण से आप क्या समझते हैं? तो यूरोप में ये संपूर्ण राष्ट्रवाद के उदय का जो समय चला, उस समय में अपने देश को एक मूर्त आकार देना, उसको किसी चित्र के रूप में प्रतिबिंबित करने का जो एक श्रृंखला चली, जहां राष्ट्रों को मानव के रूप में और कलाकारों ने दिखाना प्रारंभ किया, इसको कहा गया राष्ट्र का मानवीकरण। और इसके उदाहरण के रूप में अगला प्रश्न है, मारियान और जर्मनिया कौन थे और उनका क्या महत्व है? तो राष्ट्र का जो मानवीकरण प्रारंभ हुआ उसमें जर्मन राष्ट्र के प्रतीक के रूप में जर्मेनिया एक महिला के रूप में दिखाई गई और मारियान को जो फ्रांसीसी लोग थे उन्होंने अपना राष्ट्र का प्रतीक बनाया। मारियान के रूप में एक महिला को राष्ट्र का प्रतीक बनाया। मारियान की मूर्तियां बनाकर फ्रांस के चौराहों पर लगाई गई ताकि उसको देखकर फ्रांसीसी लोगों के अंदर एक राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत रहे। ऐसे जर्मन लोगों ने अपने जर्मन राष्ट्र के प्रतीक के रूप में जर्मेनिया को दिखाया। जर्मन जो कलाकार थे उन्होंने अलग अलग चित्रों में जर्मेनिया को कभी युद्ध करते हुए, कभी निराश पड़े हुए दिखाया, जिसको देखकर लोग अपने राष्ट्र की अनुभूति करते थे। एक चित्र में जर्मेनिया के हाथ में तलवार दिखाई गई जिस पर लिखा था कि ये जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है।
तो ये दोनों जो थे, मारियान और जर्मेनिया, ये काल्पनिक दृश्य निर्मित किए गए थे जिनको महिलाओं के रूप में, अपने राष्ट्र के रूपक के रूप, राष्ट्र के प्रतीक के रूप में इनको तैयार किया गया था। मारियान फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रतीक, जर्मनिया जर्मन राष्ट्र की प्रतीक थी। इनका क्या महत्व था? तो महत्व यही था कि ये जो प्रतीक थे जर्मनिया और मारियाना, ये अपने अपने राष्ट्रों के लोगों को अपने राष्ट्र के प्रति एकजुट रहने, राष्ट्र के प्रति चिंतित रहने के लिए और एक मोटिवेशन, एक प्रेरणा देते थे। अंतिम प्रश्न इस अध्याय का हमने लिया है, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? तो इससे पहले वाले वीडियो में आपने बहुत अच्छी तरीके से उसे देखना चाहिए, अगर नहीं देखा है तो जाकर देखना। सबसे पहली बात तो है, बाल्कन प्रदेश कहाँ थे? तो यूरोप की इस पूरी कहानी में ये जो बड़े बड़े राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ है, जिसमें हमने देखा जर्मनी एक राष्ट्र बना, ग्रेट ब्रिटेन, इटली, ये सब अगर आप इस मानचित्र में देखेंगे तो ग्रेट ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, इन सब से लेफ्ट की तरफ आते आते इटली के बिल्कुल बीच में तो समुद्र है और उसके लेफ्ट के अंदर का एक संपूर्ण जो क्षेत्र है वो बाल्कन प्रदेश है, जिसमें रोमानिया, बुल्गारिया, इस प्रकार के सारे आधुनिक देश पाए जाते हैं। वास्तव में यहाँ पर बहुत प्रकार की जनजातियां पाई जाती थी और ये सारा जो बाल्कन क्षेत्र है, ये बाल्कन क्षेत्र ऑटोमन साम्राज्य के अंडर कंट्रोल था। ऑटोमन अर्थात तुर्क राजाओं के, मुस्लिम राजाओं के अंडर कंट्रोल में ये अधीन था, ये बाल्कन प्रदेश सारे। और ये उन तुर्क राजाओं से परेशान थे, तुर्क राजा इनका शोषण किया करते थे। धीरे धीरे ये यूरोप के जो राष्ट्रवाद के विचार हैं वो उन बाल्कन क्षेत्रों तक भी पहुंचने लगे और वो छोटे छोटे राज्य जो थे बाल्कन प्रदेशों के, वो अपने आप को तुर्क राजाओं से मुक्त करने लगे। वो ये कहने लगे कि हमारी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति थी जिसको तुर्कों ने समाप्त किया और हम अपनी संस्कृति के आधार पर अपने आप को एक राष्ट्र के रूप में स्वतंत्र करने के लिए प्रयास करेंगे। और स्वतंत्रता के ऐसे संघर्ष वहां चल रहे थे। ये छोटे छोटे राज्य के बीच में एकता नहीं थी, इनके बीच में ईर्ष्या की भावना थी। ज्यादा से ज्यादा राज्य लेने का लालच इन सब बाल्कन प्रदेशों के बीच में था और इसलिए एक तनाव का वातावरण उस बाल्कन क्षेत्र में बन गया। इस तनाव का लाभ लेने के लिए उस समय की जो बड़ी शक्तियां थी, चाहे जर्मनी हो, इटली हो, इंग्लैंड हो, ये सब यूरोपीय शक्तियां भी उन बाल्कन क्षेत्रों में प्रवेश कर गई और उन क्षेत्रों को अपने अधीन करने का प्रयास भी ये करने लगी और इसके कारण से राष्ट्रवादी तनाव और अधिक प्रचंड हो गया और इसने 1914 तक आते आते तो प्रथम विश्व युद्ध का रूप ले लिया। तो ये जो अंतिम था वो था राष्ट्रवाद किस तरीके से साम्राज्यवाद बन गया, उसका उदाहरण है बाल्कन प्रदेशों का ये राष्ट्रवादी तनाव। तो बच्चों, इस पूरे वीडियो में हमने 1 घंटे में इस संपूर्ण अध्याय का पूर्ण दोहरान करने का प्रयास किया। विस्तार से इन सभी बिंदुओं को समझने के लिए इससे पूर्व के सभी वीडियो आप अच्छे से देखेंगे। अगर कोई प्रश्न अभी भी आपका छूट गया है इस अध्याय में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं व्यक्तिगत रूप से उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।